जय हिंद प्यारे साथियों। आज की सबसे बड़ी खबर कि ममता बनर्जी चुनाव हारने के बावजूद भी ये बोल रही हैं कि मैं चुनाव नहीं हारी हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। उधर सीमा पार बांग्लादेश में बैठा हुआ एक सांसद कहता है कि अब पश्चिम बंगाल में जो हमारे मुस्लिम भाई रह रहे हैं, जो हमारे रोहिंग्या रह रहे हैं, अब उनको प्रॉब्लम होगी, अब उनको शायद वहां से निकाल दिया जाएगा। मतलब वो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि बांग्लादेश के लोग अवैध तरीके से भारत के पश्चिम बंगाल में घुसे हुए हैं। आखिर क्या है ये मुद्दा, इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सभी का स्वागत करता हूं पीएम डिफेंस स्टडी पर। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत अच्छे से फेंसिंग नहीं है, मतलब बॉर्डर को बहुत अच्छे से कवर नहीं किया गया, खंबे गड़े हुए हैं। इधर जाओ तो आप बांग्लादेश में पहुंच जाओगे, इधर आओगे तो भारत में आ जाओगे आप। देखिए, भारत और नेपाल के बीच में फेंसिंग नहीं है, खुला बॉर्डर है, आराम से कभी आओ कभी जाओ। उधर अगर हम बात करते हैं भारत और भूटान के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में, अब भारत और बांग्लादेश के बीच में फेंसिंग नहीं है, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में 100% फेंसिंग है। एक भी % वहां पे ओपन रास्ता नहीं है, इस तरीके से कटीले तार लगे हुए हैं। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसा नहीं है। इस पर दीदी ने ध्यान नहीं दिया। दीदी ने ध्यान दिया होता तो बांग्लादेश की घुसपैठियां हमारे देश में ना घुसे होते, हमारे यहां पर रोहिंग्या ना घुसे हुए होते। बॉर्डर खुला हुआ है, सुबह को घूमे भारत में, शाम को घूमे बांग्लादेश में, वो वाला हिसाब हो रहा है। मतलब रास्ता खुला हुआ है, कहां तक हमारी सेना इनको रोके। इसमें पहली उस राज्य की ड्यूटी है, राज्य सरकार को वहां जमीन खरीदनी चाहिए थी, जिसको टका चाहिए टका देती। अगर बांग्लादेश की जमीन आ रही है उसको टका देती, भारत के किसी व्यक्ति की जमीन आ रही है उसको जमीन खरीद के रुपया देती डायरेक्ट। और यहां पर सलाह मशवरा होता, केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करते, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बहुत अच्छे से फेंसिंग होती तो बांग्लादेश की घुसपैठियां हमारे यहां पर ना घुस पाते, रोहिंग्या हमारे यहां पर ना घुस पाते। लेकिन दीदी ने इस पर काम नहीं किया। दीदी की राजनीति अलग दर्जे की रही है साथियों। मैं आपको बता दूं, इस चुनाव में वोटिंग बहुत ज्यादा हुई है, 92% के आसपास वोटिंग हुई है। दोस्तों, आप चाहे ग्राम प्रधान के चुनाव से आप एमएलए या एमपी का चुनाव देख लीजिएगा, जिस चुनाव में परसेंटेज ज्यादा होगा जहां पर चुनावी परसेंटेज ज्यादा होगा, समझ लीजिएगा कि वहां की सरकार बदली जाएगी। चाहे फिर वो एमपी हो, एमएलए हो या किसी राज्य के मुख्यमंत्री की बात क्यों ना कर रहा हो, वहां की सरकार फिर बदली जाएगी। आजादी के बाद पहली बार इतने तकड़े प्रचंड बहुमत में बीजेपी यहां पर पहुंची है, 207 सीटों के साथ में। यानी कि अगर मैं बात करूं साथियों, बीजेपी ने 2021 के मुकाबले अपने 7% वोटिंग बढ़ाई है, और वहीं एआईटीसी की जो वोटिंग है वो 7% कम हुई है। ये 2021 से और 2026 तक का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। अगर दीदी ने सही काम किया होता तो शायद स्थिति आज ये ना हो रही होती साथियों। अगर उन्होंने बॉर्डर पर सही से ध्यान दिया होता तो ये मुद्दा आज इतना गर्म ना हो रहा होता। आखिर आप देखिए, चुनावी रिजल्ट आने से पहले, बीजेपी के जीतने से पहले, पश्चिम बंगाल की में दीदी की हार से पहले ही उधर बांग्लादेश में बैठा हुआ एक सांसद पागल हो गया। उसने कह दिया, देखो दोस्तों, बंगाल के एग्जिट पोल से सीमा पार में तनाव बढ़ गया। मतलब एग्जिट पोल के आंकड़े ही चल रहे थे, अभी एग्जिट पोल बात कर रहा है, अभी वही अपने आंकड़े दे रहा है। उधर बांग्लादेशी लोग पागल हो गए। बांग्लादेश के एक सांसद ने भाजपा की जीत की स्थिति में प्रवासियों के समुद्र की चेतावनी दी है ना। यानी कि अब वो वहां से चले आए दोस्तों। प्रवासी लोग जो बांग्लादेश के घुसे हुए हैं भारत में, अब उनके लिए खतरा हो जाएगा। हमारे झारखंड से एमपी डॉक्टर निशिकांत दुबे जी अपने स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ट्वीट करके क्या कहा है जरा समझिएगा, उसको सिंपल भाषा में लिखा है। बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन, ये रहा अख्तर हुसैन, इसको मिर्ची लग रही है, आज बांग्लादेश की संसद में कहा कि भाजपा की पश्चिम बंगाल में जीत की घुसपैठियों को रोकेगी। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत गई तो घुसपैठियों को रोकेगी। यह सांसद में खड़ा होकर कैसे इस बात को बोल सकता है। यह स्वीकार कर लिया कि बांग्लादेश से जो घुसपैठिए जाते हैं वो पश्चिम बंगाल में घुस रहे हैं और बांग्लादेशी मुसलमानों को वहां से भगाएगी। इसका देखिए, अगर वो लीगल तरीके से वहां रह गए होते तो भगा ही नहीं सकता। इसका मतलब यह सांसद भी इस बात को जानता है कि बांग्लादेशी इलीगल तरीके से भारत के पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस के मददगार धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। यानी कि कौन कौन तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, ये अब लोग सामने आ रहे हैं। तो ये सामने आ रहा भैया, ये सपोर्ट करता होगा, सीधी सी बात है। सत्ता में आने पर हम सीएए लागू करेंगे। आपको पता होगा, चुनाव से पहले बिहार में, चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में एसआईआर कराया गया। 60 लोगों की वोट, 60 लाख लोगों की वोट काट दी गई जो अवैध तरीके से थे, या कोई लोगों की डेथ हो चुकी, उनकी वोटिंग बनी हुई थी। कुछ लोग अप्रवास कर गए, उनकी भी वोट बनी हुई थी। कुछ लोगों ने फेक आईडी पे वोट बनवाई हुई थी। एसआईआर के माध्यम से सबकी वोट काट दी गई। दोस्तों, सत्ता में आने पर सीएए लागू करेंगे, यह कहा था हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने साथियों। और आप
दूर मत जाइए, मोबाइल आपके पास है, गूगल चलाइए, उसमें डेली आपको आए दिन ऐसी न्यूज मिलती रहेंगी। देखिए अब से 5 दिन पहली न्यूज है और ये न्यूज है इंडिया टुडे की रिपोर्ट है दोस्तों। केरला पुलिस ने दोस्तों 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो केरल में सेक्स रॉकेट चला रही थी, इलीगल तरीके से यहां पे बसी हुई थी दोस्तों। इन दोनों महिलाओं को पकड़ा गया। कहां की रहने वाली है? बांग्लादेश की रहने वाली है। इसके बाद अब से कितने 3 वीक पहली बात है ये दोस्तों, 4 बांग्लादेशी वासियों को पकड़ा गया है जो इलीगल तरीके से यहां पर रह रहे थे। अगर हम बात कर रहे हैं, ये किसकी रिपोर्ट है? एनडीटीवी की रिपोर्ट है दोस्तों। ये मिड डे की रिपोर्ट है। मुंबई से एक बांग्लादेशी को पकड़ा गया है, मुंबई से एक बांग्लादेशी को पकड़ा गया है। और आप चढ़े हो दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, लेटेस्ट न्यूज है, नई दिल्ली में कितने दिन पहले, 3 वीक पहले 6 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। कहां से? नई दिल्ली से पकड़ा गया। मतलब डेली न्यूज में आपको आए दिन इंडिया और बांग्लादेश की कोई ना कोई न्यूज जरूर मिल जाएगी। मतलब वो गलत तरीके से भारत में एंट्री करते हैं, गलत तरीके से। कई बार तो ऐसा होता है कि कई झुंड में, मतलब 500,000 लोगों की संख्या एक बार हम भारत में एंट्री करने के लिए तैयार हो जाती है। अब हमारे बीएसएफ के जवान, आप सोचो उधर से 100 व्यक्ति आ रहे, कैसे रोक? चलो पॉसिबल है, अगर उसे 10,000 आ जाए कैसे रोका जाएगा उनको? तो दोस्तों ये देखिए, अभी अगर मैं बात कर रहा हूं 3 बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया गया है। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं 2 बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया गया है जो गलत तरीके से, ये कहां की रिपोर्ट है? ये था हिंदू की रिपोर्ट है ना। तो अब देखिए दोस्तों, अगर फेंसिंग अच्छी होती तो क्या ये बॉर्डर इसी तरीके से होता? इधर भारत इधर बांग्लादेश। मतलब बॉर्डर पर खंबे लगाए हुए हैं। हमारे जो सेना के जवान है उनकी जान की कीमत सिर्फ इतनी है, आपने खंबे लगा के उनको खड़ा कर दिया वहां पे देश सेवा के लिए। जो अपना घर परिवार छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर वहां खड़े देश सेवा के लिए, तो वो भी चाहते हैं अच्छी वहां पे चौकी हो, अच्छी वहां पे फेंसिंग बनी हो। वो भी नहीं चाहते लड़ाई हो, वो भी नहीं चाहते मारकाट हो। हम सब शांति प्रिय देश के नागरिक हैं। हिंदुस्तान को पूरी दुनिया जानती है कि हमने कभी किसी देश पर पहला हथियार नहीं उठाया, हमने कभी किसी देश पर पहला वार नहीं किया। हम शांति प्रिय देश है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन झुकना नहीं चाहते। हम गर्दन उठाकर जीना चाहते हैं, गर्दन झुकाकर नहीं। हमारी गर्दन सिर्फ भारतीय तिरंगे के सामने झुकती है। इस तरीके से जय हिंद जय भारत हम सिर्फ वही बोलते हैं। ये बॉर्डर इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। यहां केंद्र सरकार राज्य सरकार को मिलकर काम करके बहुत अच्छे से बॉर्डर की रखरखाव करना चाहिए था और यहां फेंसिंग होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। आपने खंबे लगाए हुए हैं, इधर आओ तो भारत, इधर चले जाओ तो बांग्लादेश में। लेकिन भारत, अब आप देखिए खेत की कटाई करने हुए ये किसान जो आपको यहां दिख रहे हैं, इधर आपका भारत है, इधर आपका बांग्लादेश है। ये मेरे वो भाई खड़े हैं, शेर है ये शेर, ये हिंदुस्तान के शेर हैं। इन्हीं की वजह से आप अमन सुख शांति बनी होती है हमारे देश में। इन्हीं की वजह से हम खुले आसमान के नीचे आराम से घूम पाते हैं साथियों, सिर्फ इन्हीं भाइयों की वजह से। ये भारतीय सेना के जवान, ये बीएसएफ के जवान, यहां से अगर 5 या 7 बांग्लादेशी व्यक्ति आए, उनको रोकने का काम कर सकते हैं। मगर मान लो उधर से 1,000 या 10,000 लोग एक साथ घुस आए तो क्या ही करेंगे? क्या ही करेंगे? एकदम गोली चलाने का आदेश भी नहीं होगा। उन्हें रोकने का एक और तरीका हमारे बीएसएफ के इन जवानों ने एक और तरीका निकाला है। भारत और बांग्लादेश के बीच में करीब 40-45 छोटी छोटी नदियां हैं। अब उन नदियों में आप देखो, नदियों में हमने क्या कर दिया है? सांप को छोड़ दिया है। नदियों में हमने क्या कर दिया है? मगरमच्छ को छोड़ दिया। आओ बेटा बांग्लादेशियों, आओ जरा, अब हम गोली भी नहीं मारेंगे और तुम्हें मारेंगे। यानी कि आप ये देखो, ये बांग्लादेश की घुसपैठियां हैं जो भारत में एंट्री करने के लिए तैयार हैं, और ये छोटी छोटी जो नदियां हैं उनके माध्यम से भारत में लगातार एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब 2 तरीके से, एक तो गोली है, और गोली से भी अगर बच जाओगे तो उससे पहले क्या? सांप, बड़े बड़े मोटे मोटे अजगर, है ना, और इसके बाद आपके मगरमच्छ हमने उन नदियों में छोड़ दिए हैं जहां से अब इससे क्या होगा? जो घुसपैठियां हैं वो आने में थोड़ी बहुत क्या होगा, अब कमी आएगी, और धीरे धीरे कमी आई भी है। दोस्तों अगर मैं कुछ पिछले वर्षों के आंकड़े आपको दिखाऊं, 2006 से लेकर 2024 तक की आपको सच्चाई बताता हूं, शायद आप लोग ना जानते हो तो देख लीजिएगा। देखिए मोदी के आने से पहले, यानी कि मोदी जी आए 2014 में, और 2006 से 2013 की अगर मैं बात करता हूं तो कुल डिपोटेशन जो हुआ है, डिपोटेशन मतलब वापसी, 78,800 लोगों को हमने वापस भगाया है। ये बीजेपी के आने से पहले है। और मोदी जी के आने के बाद 2014 से 2024 तक की अगर बात कर रहा हूं तो 3,487 लोगों को वापिस किया गया है बच्चों, डिपोटेशन होता है ये। अब देखो, पहले लोग आ भी जा रहे थे, ज्यादा आ रहे थे और ज्यादा जा रहे थे। आप देखिए आंकड़ा, 2006 में 11,700 लोग आए, 2007 में 12,100, 2008 में तो हद हो गई 12,600, फिर आंकड़ा इतना कटा कि 2014 में तो 989, अगर मैं बात कर रहा हूं 2023-24 में दोस्तों मात्र 411 आए हैं। यानी कि 84% आंकड़ों में गिरावट आई है। यानी कि उनके अंदर भी एक खौफ है कि मोदी जी आ गए हैं, अब एंट्री मत करो वरना पहले जाओगे। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की धरती पर अगर गलत इरादे से कोई भी आएगा, वो सीधी बात है मारा जाएगा, चाहे वो किसी भी देश का हो। अगर इलीगल तरीके से, ये हमारे देश के लिए खतरा है।
अब अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, एक डेटा पे बात सुनिएगा जरा। हमारे होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक रिपोर्ट दी जाती है और उसमें बताया जाता है कि हमारे भारत में लगभग 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से, मतलब घुसपैठिया जो बांग्लादेशी लोग हैं 2 करोड़ से ज्यादा है जो भारत में घुसे हुए हैं। ये आप सोचो, होम मिनिस्ट्री कह रही है कि हमारे यहां 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो गलत तरीके से भारत में घुसे हुए हैं। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर, अगर मैं बात करूं राज्य गृह मंत्रालय क्या कहता है, पश्चिम बंगाल का गृह मंत्रालय यह कहता है कि गलत कह रही है आपकी रिपोर्ट, 2 मिलियन नहीं है, समझ रहे हो ना, सॉरी 20 मिलियन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके 12 मिलियन है, मतलब 1 करोड़ 20 लाख लोग हैं। कितने हैं? 1.2 करोड़ लोग हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, और उनमें से भी 57 लाख कहां रह रहे हैं? पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। इसको कौन कह रहा है? ये पश्चिम बंगाल कह रहा है। यानी कि कुल मिलाकर आप गलत कह रहे हो कि सर 20 मिलियन है, 1.2 करोड़ के आसपास है, 12 मिलियन के आसपास है। ये पश्चिम बंगाल कह रहा है, भारत सरकार कह रही है 20 मिलियन, ये कह रहे नहीं जी नहीं 20 मिलियन नहीं है, वो तो 12 मिलियन के आसपास है, और उनमें से 57 लाख कहां रह रहे हैं? सिर्फ पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूं रोहिंग्यो की, ये रोहिंग्या जहां है, अगर हम रोहिंग्या की बात कर रहे हैं, देखो पूरे विश्व के, मैं आपको एक डेटा के अनुसार बता रहा हूं, रोहिंग्या सबसे ज्यादा कहां पर है, तो दोस्तों वो है बांग्लादेश में, करीब 10 लाख के आसपास है। अगर मैं म्यांमार की बात कर रहा हूं तो वो 5 लाख से 7 लाख के बीच में, थाईलैंड में 5,000, हमारे इंडिया में क्या है वो है 40,000। दोस्तों ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इनको सबसे पहले देश से बाहर निकलना चाहिए। हमारी भारत सरकार से और केंद्र सरकार से, अब तो केंद्र में और उस राज्य में एक ही सरकार है, अब तो ध्यान देना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है उसको बहुत अच्छे से फेंसिंग कराना चाहिए, बहुत अच्छे से वहां पे सुविधाएं होनी चाहिए, बॉर्डर पार कोई आसानी से नहीं आना चाहिए, कोई ऐसा रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए। जो भी घुसपैठी हमारे देश की सीमा के अंदर गलत तरीके से घुसा हुआ है उन्हें मारा जाना चाहिए या उन्हें देश से भगाना चाहिए। जो भी रूल रेगुलेशन बनता हो इनके लिए बनाना चाहिए। पाकिस्तान में 3,50,000, यूएई में 10,000, सऊदी अरब में 2 लाख के आसपास है। ठीक है साथियों, अगर मैं बात कर रहा हूं मलेशिया की तो यहां भी 1.5 लाख से ज्यादा है। इंडोनेशिया की बात कर रहा हूं तो 1,000 से ज्यादा है। जो देश के लिए खतरा है उन्हें देश से बाहर निकाला जाए, सीधी सी बात है। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया दीदी का राज हो गया। देखिए ये आज मुद्दा क्यों इतना गर्म है, मुद्दा इसलिए गर्म है कि दीदी हार गई हैं और दीदी हारने के बाद शोक व्यक्त कर रही हैं, और इन्होंने साफ साफ सीधा स्टेटमेंट ये दे दिया है कि मैं चुनाव नहीं हारी हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मतलब जब तक इस्तीफा नहीं दूंगी जब तक दूसरी सरकार बनेगी नहीं। अब ये कहना है ममता बनर्जी का, यानी कि दीदी ने साफ कह दिया भाई मैं तो चुनाव नहीं हारी हूं, जो होता है वो देख लिया जाए। उधर साथियों ममता बनर्जी के चुनाव हारने से बांग्लादेश में कुछ लोग मातम मना रहे हैं। मातम इसलिए भी मना रहे हैं, हो सकता है कि तब तक ममता दीदी का हाथ था उनके सिर पर, तब तक वो पश्चिम बंगाल में और उधर बांग्लादेश में आराम से एंट्री कर जा रहे थे, आ रहे थे। लेकिन अब तो भाजपा की सरकार आएगी, अब तो एंट्री तो छोड़ो, सोचना भी ये गलत हो जाएगा साथियों। ये था मुद्दा दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी किसी राज्य में या किसी देश में वोटिंग प्रतिशत ज्यादा होती है तो हमेशा सत्ता परिवर्तन होता है, चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे क्यों आपके एमपी का चुनाव हो या एमएलए का चुनाव हो। अगर वोटिंग प्रतिशत ज्यादा है तो समझ लीजिएगा साथियों सत्ता परिवर्तन जरूर होगी। आजादी के बाद पहली बार बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है पश्चिम बंगाल में। कुल मिलाकर 294 सीट बीजेपी 294 सीट पश्चिम बंगाल की विधानसभा में है, और जो मिली है बीजेपी को 207 सीट मिली है। मतलब 294 से 207 बीजेपी की सीट रही है। मैंने आपको बताया कि 2021 से और 2026 इसलिए पिछले 5 सालों में बीजेपी ने अपना 7% वोटिंग रेट बढ़ाया है, और उधर ममता बनर्जी का 7% वोटिंग रेट कम हुआ है साथियों। मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग जीते, जैसे ही उधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीती है, लोग पहले से ही अनुमान लगा रहे थे कि अगर वहां लोग जीत गए, मतलब पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी जीत गई तो बांग्लादेशी मुसलमानों को वहां से भगाएगी। यह एक खतरनाक हो चुका है। बंगाल की जीत घुसपैठियों को रोकेगी। मतलब अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत गई है तो वो घुसपैठियों को रोकेगी, बांग्लादेश के मुसलमान भाइयों को वहां से भगाएगी। देखो हम इस खुले मन से साफ कहते हैं, जो भी हिंदुस्तान की इस पावन धरती पर गलत तरीके से आएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। उसको देश की हमारी जो सरकार है, राज्य की सरकार है, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन बनाएंगे, उन्हें तुरंत देश के बाहर निकालेंगे। ये था छोटा सा मुद्दा। डेली आए दिन आप न्यूज में देखते रहते हैं कि बांग्लादेश की 4 लोगों को पकड़ा गया, 2 लोगों को पकड़ा गया, इलीगल तरीके से पकड़ा गया। अच्छा, कोई देश का व्यक्ति एक देश से दूसरे देश जाए क्यों? वहां हो सकता है उसका गुजारा सही ना चल रहा हो, गरीबी है, गरीबी से बाहर निकलने के लिए, छुटकारा पाने के लिए तो वो अपने देश की सीमा छोड़कर दूसरे देश में जाने की कोशिश करता है। और ऐसा व्यक्ति जो गरीबी से निकला हो वो कुछ पैसे के लिए भी कुछ भी गलत कदम उठा सकता है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। इस पे आप सब महानुभावों की क्या
क्या राय है, कमेंट करके आप अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। ये बॉर्डर आप लोग देख रहे हैं, खंबे लगे हुए हैं इस तरीके से, पिलर लगना चाहिए था, बढ़िया जाल लगना चाहिए था, है ना। आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल, आप सबको पीएम डिफेंस स्टडी पर स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।